हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। हम देख रहे हैं भारतीय संसद की संरचना और इसके जो संसद के पदाधिकारी होते हैं उसके बारे में। ठीक हो गया। और विपक्ष का नेता हो गया, हिप्स हो गया, संसद के सत्र हो गए और इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। तो एक दो दिन से वीडियो भी नहीं आ पा रही थी क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, जिस कारण से मैं करंटली नहीं बना पा रहा हूँ। तो अब अगले महीने से हो सकता है कि आप लोगों को प्रॉपर बोर्ड के माध्यम से मैं क्लासें दूँ। अभी एक महीने ऐसे ही रहेगा। तो फिर उसके बाद जो अगले महीने से जो बोर्ड के द्वारा प्रॉपर क्लासें रहेंगी और जिसमें हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को भी कंटिन्यूसली देखेंगे। अभी हम फिलहाल ऐसे ही कंटिन्यू रहते हैं। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो हम बात करते हैं आज संसद का नेता। ठीक हो गया। यानी कि जो सदन का नेता, यानी कि जो संसद में जो नेता होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं कि किस किस हिसाब से वहाँ पर नेता होते हैं। जैसे प्रतिपक्ष का नेता होता है, विपक्ष का नेता होता है। ठीक हो गया। इस बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले आता है कि सदन का जो नेता होता है वह कौन होता है और इसकी जो नियुक्ति होता है वह कौन करता है। अब हमने सदन के बारे में बताया था आप लोगों को। सदन में भारत में कितने प्रकार के सदन हैं? संसद में दो प्रकार के। कौन सा? लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि LS और RS। ठीक हो गया। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दो क्या हैं? सदन हैं। अब दो सदन है तो दोनों सदनों में क्या होता है? दोनों ही सदनों में क्या होता है? सदन का नेता होता है। ठीक हो गया। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो दोनों ही सदन में क्या होता है? सदन का नेता होता है। अगर हम बात करते हैं लोकसभा की, किसकी? लोकसभा की। अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में कौन होता है सदन का नेता? लोकसभा में होता है PM। PM। ठीक हो गया। PM यानी कि प्रधानमंत्री जो होता है वह कौन होता है? लोकसभा में सदन का नेता होता है, अगर वह लोकसभा का सदस्य है तो। क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है वह राज्यसभा का भी हो सकता है, लोकसभा का से भी चुना जा सकता है, राज्यसभा से भी चुना जा सकता है। मतलब किसी भी एक सदन का नेता होना चाहिए उसको, वह मतलब सदस्य होना चाहिए। उसको क्या बनाया जाएगा? अगर लोकसभा का सदस्य है तो उसको लोकसभा में सदन का नेता बनाया जाएगा। ठीक हो गया। तो और जो प्रधानमंत्री होता है वह किसी भी सदन से बन सकता है। ठीक हो गया। लोकसभा का भी बन सकता है, राज्यसभा का भी बन सकता है। तो जो लोकसभा में होता है वह सदन का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अब प्रधानमंत्री होता है, जरूरी नहीं है कि कहीं कहीं पर प्रधानमंत्री ही होगा। प्रधानमंत्री किसी और को भी इसके लिए क्या कर सकता है? नियुक्त कर सकता है। और जिसको भी वह नियुक्त करता है प्रधानमंत्री, यानी कि सदन का नेता जिसे भी वह नियुक्त करता है वह क्या होता है? कोई ना कोई मंत्री होता है। यानी कि किसी न किसी मंत्री को क्या करता है? सदन का नेता नियुक्त करता है। कौन? प्रधानमंत्री। और उसके बाद आती है राज्यसभा, क्योंकि जो सदन का नेता जो होता है वह राज्यसभा का भी होता है। ठीक हो गया। RS, यानी कि शॉर्ट में हम लिख देते हैं RS, राज्यसभा। इसका भी क्या होता है? सदन का नेता होता है। लेकिन इसको जो है सदन का नेता जो होता है राज्यसभा में, उसको भी मनोनीत जो करता है वह कौन करता है? PM करता है। यानी कि जो प्रधानमंत्री होता है वही क्या करता है? सदन के नेता को क्या करता है? नियुक्त करता है। और जो सदन का नेता होता है उसका जो कार्य होता है, मुख्य जो कार्य होता है, यह संसदीय कार्य निष्पादन में अपनी महत्वपूर्ण क्या करता है? भूमिका निभाता है। और उसको यह अधिकार है कि वह उपनेता को भी क्या करता है? मनोनीत करता है। ठीक हो गया। यानी कि सदन का नेता जो होगा वह, उसको यह भी अधिकार होता है कि वह उपनेता जो होता है उसको भी क्या कर सकता है? नियुक्त कर सकता है। तो इसी प्रकार की जो कार्यप्रणाली हमें देखने को मिलती है सदन की नेता की, वह कार्यप्रणाली हमें अमेरिका के संविधान में भी देखने को मिलती है, जिसको हम कहते हैं बहुमत नेता। ठीक हो गया। यानी कि अमेरिका में बहुमत नेता के रूप में इसको जाना जाता है। किसको? सदन के नेता को। अब हम बात करते हैं विपक्ष का नेता। ठीक हो गया। जो विपक्ष का जो नेता होगा, ठीक हो गया, यानी कि जैसे अभी के टाइम में जो संसद में विपक्ष का नेता है वह किस पार्टी से है? कांग्रेस पार्टी से है। तो जो विपक्ष का जो नेता बनाया जाता है वह जो लोकसभा में क्या होगी, जो यानी कि दूसरी, यानी कि पहले नंबर की जो रही होगी बहुमत में, तो वह तो सरकार बनाएगी अपनी। लेकिन जो विपक्ष में होगा, विपक्ष मतलब जो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी होगी, उसका कोई एक सदस्य को क्या नियुक्त किया जाता है? सदन में विपक्ष के नेता के रूप में इसको नियुक्त किया जाता है। ठीक हो गया। तो यह क्या करता है कि
जो संसद में जो कार्य हो रहा होगा या किसी भी प्रकार की जो अगर ऐसी कार्य हो रहे हैं जो मतलब जनता के हित में नहीं है, तो जो विपक्ष का नेता है वह क्या कर सकता है, इसमें अपना विरोध कर सकता है। ठीक हो गया। और जो ये विपक्ष का नेता होता है वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही होता है, यानी कि लोकसभा LS जिसे हम शॉर्ट में कह देते हैं LS, और राज्यसभा जिसको हम शॉर्ट में कह देते हैं RS। ठीक हो गया। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही क्या होता है, विपक्ष का नेता होता है। एक एक इसमें क्या होगा, विपक्ष का नेता होगा। और जो इसको वेतन और भत्ते दिए जाते हैं वह दिए जाते हैं किसके, कैबिनेट मंत्री के समान, यानी कि एक कैबिनेट मंत्री को जो वेतन और भत्ते और जो सुविधाएं दी जाती हैं वह सारी की सारी सुविधाएं इस विपक्ष के नेता को भी क्या किया जाता है, दिया जाता है। ठीक हो गया। अब उसके बाद आती है कि अगर विपक्ष का नेता बनता है तो कौन सी पार्टी का जो सदस्य है वह विपक्ष का नेता बनाया जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, कुल सदस्य जितने सदस्य होते हैं सदन में, ठीक हो गया, यानी कि कुल जितने सदस्य होते हैं उनका 1/10 यानी कि उसका 10वां हिस्सा होना चाहिए। ठीक हो गया। यानी कि कुल सदस्यों का, यानी कि कुल सदस्यों का कितना होना चाहिए, 1/10। ठीक हो गया। कुल सदस्यों का 10वां भाग होना चाहिए, तभी क्या हो सकता है, विपक्ष का नेता कोई बन सकता है। अगर कुल सदस्यों का 1/10 जो हिस्सा रखा गया है, जो क्राइटेरिया रखा गया है, यह अगर फुलफिल नहीं करती है पार्टी तो विपक्ष का नेता उसे नहीं नियुक्त किया जाता है। ठीक हो गया। विपक्ष का नेता बनने के लिए उसको कुल सदस्यों के, सदन में कुल सदस्यों का 1/10 हिस्सा उसको होना पड़ेगा। ठीक हो गया। यानी कि 1/10 हिस्सा अगर उसका होगा तभी क्या किया जाता है, उसको विपक्ष का नेता नियुक्त किया जाता है। और इसके वेतन और भत्ते मैंने आपको बता ही दिए कि एक कैबिनेट मंत्री के समान इसके क्या होते हैं, वेतन और भत्ते इसको दिए जाते हैं। और पहली बार इसको जो विपक्ष का नेता है, इसको जो पहली बार विपक्ष के नेता के रूप में जो महत्ता मिली, जो मान्यता प्राप्त हुई, वह हुई थी 1977 में। ठीक हो गया। 1977 में पहली बार इसको क्या मिली थी, विपक्ष का नेता होने की महत्ता मिली थी। पेन को क्या हो गया, 77 में। ठीक हो गया। 1977 में पहली बार इसको इसकी क्या मिली थी, महत्ता मिली थी। अब उसके बाद बात आती है कि जब पहली बार विपक्ष का नेता चुना गया, नियुक्त किया गया, तो पहली बार, ठीक हो गया, यानी कि संसद में पहली बार 1965 में। कब, 1965, यानी कि 1965 में पहली बार विपक्ष के नेता को मान्यता दी गई थी। ठीक हो गया। मान्यता तो पहली बार कब दी गई, 1965 में दी गई, लेकिन जो उसकी जो भूमिका थी, जो भूमिका उसकी रही, लेकिन विपक्ष का नेता 1965 में पहली बार बनाया गया तो उसके बाद वो चलता रहा तो इतनी इसकी भूमिका रही नहीं। ठीक हो गया। लेकिन जो इसकी भूमिका रही वह कब से रही, 1977 जिस टाइम की इसकी सरकार थी, मोरारजी देसाई की सरकार हुआ करती थी। ठीक हो गया। तो इस समय में क्या रही, इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण क्या रही, भूमिका रही। लेकिन पहली बार जो विपक्ष का नेता बनाया गया वह बनाया गया 1965 में। आप ये समझ गए होंगे विपक्ष का नेता, इसके जो कार्य होते हैं वो भी समझ गए होंगे। इसके कार्य जो होते हैं वो क्या होते हैं कि सरकार जो है जो कार्य कर रही होगी उसके मुख्य कार्य में सरकार के क्या करना होता है, इसका लोकसभा या राज्यसभा में किसी में भी क्या करना होता है, सरकार की कोई जो कार्य कर रही होगी उसकी आलोचना, यानी कि वैकल्पिक सरकार तैयार करने ही इसका क्या रहता है, मुख्य उद्देश्य रहता है। ठीक हो गया। एक वैकल्पिक सरकार यानी कि सेकंड फेज में जो कार्य करेगी ऐसी सरकार बनाना ही इसका क्या रहता है, मुख्य उद्देश्य रहता है। और ये हमेशा क्या करते हैं, सरकार के कार्यों की आलोचना करती हैं। और विपक्ष का नेता होना भी हमारे संविधान में क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो सत्ताधारी पार्टी है अगर विपक्ष उसके सामने नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, उसका एक मुश्त राज चलेगा फिर। ठीक हो गया। ये नहीं कि वह अपने मन मुताबिक ही कार्य करेगा, इतने मतलब जनता के हितों के लिए कार्य कम करेगा, अपने हितों के लिए अधिक कार्य करने शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो विपक्ष का नेता आप समझ चुके होंगे। अब उसके बाद आता है हिप या सचेतक। अब जो हिप या सचेतक में ही समझ जाओ, सचेतक मतलब आपको सचेत करने वाला, जो आपको क्या करेगा, सचेत करेगा। अब कौन होता है समझ लीजिएगा, प्रत्येक दल का अपना एक क्या होता है, सदन में सचेतक होता है, हिप जिसे कहते हैं। ठीक हो गया। इंग्लिश में उसको हिप कह देंगे और हिंदी में उसे सचेतक कहते हैं। ठीक हो गया। तो प्रत्येक पार्टी का, जो भी पार्टी होगी, प्रत्येक पार्टी के का जो सदन में होगा वह एक क्या होगा, सचेतक होगा, जो संसद के सदस्यों की उपस्थिति को क्या करता है, देखता है। ठीक हो गया। उनको क्या कहते हैं, निर्देशित करता है कि जो उपस्थिति है उसको अपनी कंटिन्यू रखें, किसमें, संसद में, संसद में किसमें, लोकसभा या राज्यसभा, किसी में भी। ठीक हो गया। प्रत्येक जो दल होता है उस दल का अपना क्या रहता है, एक सचेतक रहता है।
अब उसके बाद आता है कि संसद के सत्र, ठीक हो गया। प्रॉपरली अभी देखते हैं कि सत्र कितने होते हैं, फिर उसके बाद हम आगे इसके बारे में जब पढ़ेंगे तो आगे हम पढ़ेंगे कि बजट सत्र को हम अलग से पढ़ेंगे। जैसे 112 में बजट के बारे में प्रावधान रखा गया है, ठीक हो गया। 112 में क्या है, बजट है। तो इसको हम जब पढ़ेंगे प्रॉपरली, जो सत्र होता है बजट के माध्यम से ही हम इसको पढ़ लेंगे। तो अभी प्रॉपरली देख लेते हैं कि संसद में जो सत्र चलते हैं वह कितने चलते हैं और कब कब यह चलाए जाते हैं। तो संसद में जो सत्र बुलाने का काम करता है, यानी कि सत्र को आहूत जो करता है वह कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। समय समय पर यह इसको क्या करता है, बुलाता है। तो साल में जो सत्र चलता है वह कितने बार चलता है, 3 सत्र चलते हैं। साल भर में जो सत्र चलते हैं वह कितने चलते हैं, 3 चलते हैं। नंबर 1 चलता है बजट सत्र, नंबर 2 चलता है मानसून सत्र, नंबर तीसरे में जो चलता है वह चलता है शीतकालीन सत्र। अब देखते हैं जो बजट सत्र होता है, जो क्या होता है, बजट सत्र होता है। बजट सत्र जो चलता है वह चलता है आपका फरवरी से मई के बीच में। फरवरी, ठीक हो गया, शॉर्ट में लिख देते हैं, फरवरी से मई के बीच में क्या चलाया जाता है, बजट सत्र चलता है। और उसके बाद जो मानसून सत्र जो चलता है, मानसून सत्र चलता है जुलाई से लेकर के जो आजकल चल रहा है सितंबर तक। जुलाई से लेकर के सितंबर तक का जो समय रहता है वह रहता है मानसून सत्र का। इस समय में कौन सा सत्र चलाया जाता है, मानसून सत्र, जो आजकल चल रहा है मानसून सत्र। उसके बाद जो तीसरा सत्र चलाया जाता है शीतकालीन सत्र, वह चलता है आपका नवंबर से लेकर के दिसंबर तक, ठीक हो गया। सबसे छोटा सत्र चलता है नवंबर से दिसंबर, 1 ही महीने लगभग चलता है। तो इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण जो सत्र रहता है वह रहता है बजट सत्र। इसको हम क्या करेंगे, डीपली पढ़ेंगे। इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे हम बजट सत्र के बारे में, बजट के बारे में। तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट जो सत्र रहता है बजट सत्र रहता है। इसी में सरकार के साल भर का आय व्यय का सारा विवरण इसमें रखा जाता है, ठीक हो गया। इसीलिए यह क्या रहता है, सबसे महत्वपूर्ण रहता है। तो समझ गए होंगे 3 सत्र चलाए जाते हैं साल भर में। कितने, 3। कौन कौन से, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र जो चलता है फरवरी से मई के बीच में चलाया जाता है। मानसून सत्र जो चलता है जुलाई से सितंबर के बीच में चलता है। और शीतकालीन जो सत्र चलता है वह चलता है नवंबर से दिसंबर के बीच में। और जो सत्र चलते हैं, संसद के जो सत्र चलते हैं 3 सत्र, इन सदनों में, इन सत्रों में कभी भी एक से दूसरे जब सत्र चलता है, पहला से जब दूसरा सत्र चलता है, इनकी दोनों सदनों के मध्य में 6 वर्ष से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया। यानी कि 6 माह से अधिक का समय नहीं होगा। 6 माह से, जैसे एक सत्र चला दिया, इसके बाद आने वाले 6 माह के अंतर्गत एक दूसरा सत्र आपको चलाना होगा। यानी कि 6 माह से अधिक टाइम इसमें नहीं दिया जाता है, ठीक हो गया। अगर ऐसा होता है तो फिर राष्ट्रपति क्या कर लेता है कि राष्ट्रपति आदेश देता है कि आप सत्र को चलाएं, सत्र नहीं चल रहा है करके, ठीक हो गया। तो सत्र आप समझ गए होंगे। और प्रॉपरली हम इनको सत्रों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम अगर एक ही वीडियो में अगर सब चीज़ को बताने लग जाएंगे तो वीडियो काफ़ी क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है, जिसमें फिर क्लास भी क्या लगती है, बोरिंग लगती है। हम टॉपिक टू टॉपिक इसको पढ़ते रहेंगे। अब हम उसके बाद बात करते हैं कि स्थगन की जो कार्रवाई होती है, वह स्थगन की कार्रवाई क्या होती है, इसके बारे में हम देखते हैं। संसद के एक सत्र में काफ़ी बैठकें होती हैं, ठीक हो गया। यानी कि एक सत्र में काफ़ी बैठकें होती है। जैसे एक सत्र चलता है 2 से 3 महीने का चलता है, तो इसमें बहुत सारी बैठकें रहती है, ठीक हो गया। तो बहुत सारी बैठकें रहती हैं और प्रत्येक बैठक में क्या होते हैं, 2 सत्र चलते हैं। एक सुबह का समय में चलता है और एक दोपहर के बाद का चलता है। तो इनमें क्या हो जाता है, कभी कभी विरोधाभास हो जाता है, विरोध हो जाता है, 2 पक्षों में आपस में विरोध हो जाता है। तो तब जो सभा का अध्यक्ष होता है, यानी कि अगर लोकसभा है तो लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा है तो राज्यसभा का सभापति, ये जो स्थगन की प्रक्रिया रहेगी यह दोनों ही सदनों के लिए अवेलेबल है। यानी कि दोनों ही सत्रों में ऐसी चीज़ें रहती हैं, ठीक हो गया। तो एक तो होता है स्थगन निश्चित समय के लिए, यानी कि निश्चित समय के लिए जो अध्यक्ष होता है, आगे स्पीकर जो होता है, उसके द्वारा तो निश्चित समय दिया जाता है। जैसे अगर सुबह के टाइम में प्रक्रिया चल रही है संसद की, अगर उसमें कुछ समय के लिए, अगर 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए कहा जाता है कि 1 घंटे के लिए संसद को क्या किया जाता है, स्थगित किया जाता है, 2 दिन के लिए किया जाता है, 2 घंटे के लिए किया जाता है, 3 दिन के लिए किया जाता है, या आने वाले नेक्स्ट कोई तारीख दे देंगे उस तारीख के लिए किया जाता है, इसको कहते हैं निश्चित समय के लिए। अब दूसरा रहता है अनिश्चित समय के लिए।
ठीक हो गया। अनिश्चित समय में मतलब होता है कि ऐसी जैसे संसद की कोई कार्रवाई चल रही है तो उस बीच में संसद को मतलब हंगामा हो गया संसद में, आप लोग देखे ही होंगे वहाँ पर बहुत सारे हंगामा लड़ाई भी चल जाती हैं वहाँ। तो ऐसी चीज़ें जब हो जाती है तो तब क्या कर दिया जाता है, स्पीकर जो आगे बैठा रहता है उसके द्वारा अनिश्चितकालीन क्या किया जाता है, इसको स्थगन किया जाता है। अब अनिश्चितकालीन में कोई समय नहीं होता है कि कब तक यह किया जाएगा, और उसमें फिर दोबारा से जब सत्र को बुलाने का काम इस बीच में, जैसे इसको लोकसभा या राज्यसभा का जो सभापति होता है या अध्यक्ष होता है उसके द्वारा एक अनिश्चितकालीन क्या कर दिया गया, स्थगन कर दिया गया। अब उसके बाद क्या रहता है कि अगर चाहे तो उसके दूसरे दिन ही या तीसरे दिन ही क्या है, जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा या राज्यसभा का सभापति होगा वह दोबारा से जो सदन होगा उसको दोबारा से प्रक्रिया को चालू कर सकता है। ठीक हो गया। निश्चितकालीन और अनिश्चितकालीन समझ के होंगे। निश्चित मतलब किसी निश्चित समय के लिए किया जाएगा जिसमें समय बताया जाएगा, अनिश्चितकालीन में जिसमें समय आपको नहीं बताया जाएगा, और ऐसे समय के लिए जब स्थगन हो जाता है तो उसी को कहते हैं क्या, अनिश्चितकालीन क्या, स्थगन। इतना आप समझ गए होंगे। अब हम उसके बाद बात करते हैं सत्रावसान। अब सत्रावसान का मतलब ही क्या होता है कि सत्र को समाप्त कर देना। ठीक हो गया। जब संसद सत्र जैसे चल रहा होगा, 3 सत्र चलते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। जैसे बजट सत्र चल रहा है या अभी के टाइम में मानसून सत्र चल रहा है, अब क्या होगा कि इस मानसून सत्र का अंत तो मतलब इसको समाप्त तो करना होगा, तो उसके अंतिम जब दिन होता है, अंतिम दिन जब होता है तो उस टाइम पे जो राष्ट्रपति होता है भारत का, उसको यह अधिकार होता है कि वह संसद को क्या करेगा, संसद का सत्रावसान करे। यानी कि नेक्स्ट जो क्या सत्र चलेगा उस सत्र तक के लिए इसको क्या किया जाता है, फिर स्थगित कर दिया जाता है। उसी को कहा जाता है सत्रावसान। और सत्रावसान की जो शक्ति रहती है वह किसके पास रहती है, भारत के राष्ट्रपति के पास रहती है। उसके बाद बात करते हैं विघटन की। ठीक हो गया। तो विघटित जो होती है वह सिर्फ और सिर्फ कौन होती है, लोकसभा होती है, यानी कि LS। लोकसभा ही सिर्फ और सिर्फ विघटित होती है, परंतु जो राज्यसभा है, राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती है। ठीक हो गया। कभी भी विघटित नहीं होती है, और यह क्या है, एक स्थायी सदन है। यह कभी खत्म नहीं होती है, कभी विघटित भंग नहीं होती है, विघटित नहीं होती। कौन, राज्यसभा। क्योंकि मैंने जब राज्यसभा आपको पढ़ा रहा था उसमें आपको बताया कि जो राज्यसभा है इसके सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष में कितने, प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 यानी कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। यानी कि अपना जो समय होता है इनका जो समय पीरियड रहता है राज्यसभा के सदस्यों का, वह रहता है 6 वर्ष। ठीक हो गया। कितना रहता है, 6 वर्ष रहता है। तो जो प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य इसके क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते रहते हैं। परंतु इसके सारे जो सदस्य हैं वो कभी भी क्या कहते हैं, सेवानिवृत्त एक ही साथ नहीं होते हैं। इसलिए क्या है, एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है। ठीक हो गया। और उसके बाद बात आता है कि जो लोकसभा है, लोकसभा क्या होती है, विघटित होती है। ठीक हो गया। और इसका पुनर्गठन, दोबारा से इसका जब पुनर्गठन करना हो किसका, लोकसभा का, तो कैसे किया जाता है, चुनाव के बाद किया जाता है, यानी कि चुनाव के द्वारा किया जाता है। और लोकसभा 2 कारणों से विघटित होती है, यानी कि विघटित होगा यहाँ पे। ठीक हो गया। यानी कि 2 कारणों से क्या होती है, लोकसभा विघटित होती है। अब 2 कारण कौन कौन से हैं देख लीजिएगा। पहले तो है कि स्वयं विघटित, जब उसके 5 साल का कार्यकाल पूर्ण हो जाता है। ठीक हो गया। अगर जो लोकसभा है, लोकसभा का जो समय होता है वह कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। अगर वह अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लेती है तो इसका समय क्या है, वह क्या हो जाता है, विघटित, स्वतः ही क्या हो जाती है, लोकसभा भंग हो जाती है। कब, 5 साल का कार्यकाल पूरा करने पर। दूसरा जो होता है वो होता है जब राष्ट्रपति सदन को विघटित करने का निर्णय लें। ठीक हो गया। यानी कि उसके समय से पहले। ठीक हो गया। यानी कि जो लोकसभा है उसका समय 5 साल का कार्यकाल पूर्ण नहीं हुआ हो, लेकिन उसका क्या है कि राष्ट्रपति भी उसको क्या कर सकता है, विघटित कर सकता है। ठीक हो गया। यह मैंने लोकसभा के पहले भी पढ़ाया है, और यह मैंने राष्ट्रपति जब पढ़ा रहा था उसमें भी बताया है कि किन किन कारणों से लोकसभा में को क्या कर सकता है, राष्ट्रपति विघटित कर सकता है। तो अगर इसमें भी मैं उसको बताते रहूँ तो वीडियो इसमें लंबी हो जाएगी। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसको देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, सारी वीडियो मैंने डाली हुई है। तो 2 कारणों से लोकसभा क्या हो जाती है, विघटित हो जाती है, यानी कि भंग हो जाती है। उसके बाद बात आता है कि जब लोकसभा विघटित होती है तो उसके जो प्रस्ताव होते हैं, जो नोट्स होते हैं, वह क्या होते हैं, स्वतः ही क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब किन किन कारणों से कैसे कैसे समाप्त होते हैं देखते हैं। जो विधेयक होते हैं, लोकसभा में जो विधेयक चल रहे होंगे, उन विधेयकों का क्या होता है, अगर लोकसभा भंग हो गई, उसका या कार्यकाल पूर्ण हो गया,
या उसका या तो कार्यकाल पूर्ण हो गया या राष्ट्रपति के द्वारा उसको क्या कर दिया है, विघटित कर दिया है, तो क्या हो जाएगा, उसके जो विधेयक होंगे उनके विधेयकों के संबंध में क्या उसकी हो जाएगा, उसको हम देखते हैं। ऐसे विधेयक जो लोकसभा में है, ठीक होगी, यहाँ पे होगा जो, ऐसे विधेयक जो लोकसभा में है और लोकसभा क्या होगी है, विघटित होगी। तो लोकसभा में अगर विघटित हो गए हैं और विधेयक भी कहाँ है, लोकसभा में है, तो स्वतः क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा वो विधेयक, ठीक हो क्या। तो उसके बाद फिर नया प्रस्ताव लाया जाएगा, कब, नई लोकसभा में, या जो नई लोकसभा का गठन होगा। उसके बाद बात आता है, लोकसभा से पारित हो गया है लेकिन राज्यसभा में विचाराधीन है, ठीक हो गया। लोकसभा से तो क्या हो गया है, पारित हो गया है, लेकिन राज्यसभा में उसमें कार्रवाई चल रही है, लोकसभा से अभी पारित नहीं हुआ है, विचार कर रहे हैं, विचाराधीन है, तो वह विधेयक भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक हो गया। क्योंकि लोकसभा विघटित हो जाती है, उसके बाद राज्यसभा में तो उसमें चर्चा चली रही होगी, फिर उसके बाद बात आ जाती है कि राज्यसभा में चर्चा चल रही होगी, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो तब तक क्या हो जाता है, यहाँ अगर लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया या विघटित होगी तो वो स्वतः ही क्या हो जाएगा, विघटित हो जाएगी, यानी कि लोकसभा ने पास कर दिया था, राज्यसभा में था, फिर भी क्या हो जाएगा, विघटित हो जाएगा। फिर उसके बाद दोनों सदनों की असहमति थी, यानी कि जैसे कोई विधेयक आया, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने नहीं किया, या राज्यसभा में आया, राज्यसभा में पास कर दिया, लोकसभा ने नहीं किया था, लेकिन उसके लिए क्या प्रावधान है, एक संयुक्त बैठक की। अब संयुक्त बैठक किस मामले में किया जाता है, ऐसे मामले में नहीं किया जाता है जैसे अनुच्छेद, ठीक हो क्या, अनुच्छेद में अगर कोई क्या करना है, फेरबदल करना है, ठीक हो गया, कोई नया अनुच्छेद जोड़ना है, ठीक हो गया, तो ऐसे मामले में कभी भी संयुक्त बैठक नहीं की जा सकती है, ठीक हो गया। और दूसरी चीज़ जो रहती है, अगर किसी पे महाभियोग की प्रक्रिया हो या किसी को पद से हटाने की प्रक्रिया हो, तो ऐसे मामले में भी कभी भी क्या नहीं हो सकता है, संयुक्त बैठक की कार्रवाई नहीं की जाती है, ठीक हो गया। तो सामान्य, जिसमें क्या कहते हैं, सामान्य विधेयक जो होते हैं उनमें ही क्या की जाती है, जो राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो जब दोनों सदनों की इसमें क्या हो जाती है, असहमति होती है, और फिर उसके बाद क्या करता है, राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वह लोकसभा और राज्यसभा की दोनों क्या करे, एक संयुक्त बैठक करे, ठीक हो गया। और इस संयुक्त बैठक की कार्रवाई को भी मैंने समझाया हुआ है, इसकी जो अध्यक्षता करता है वो कौन कर सकता है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है, जो अध्यक्ष होता है, वह संयुक्त बैठक की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। और बुलाया गया हो तो विधेयक समाप्त नहीं होगी, ठीक हो क्या। मतलब दोनों ने संयुक्त बैठक बुलाई और संयुक्त बैठक में ये क्या हो जाएगा, विधेयक पास हो गया, उसके बाद क्या होगा, वो राष्ट्रपति के पास रहेगा। अब राष्ट्रपति के पास रहेगा, लेकिन संसद के दोनों सदनों ने तो उसको पास कर दिया है संयुक्त बैठक के द्वारा, तो वह विधेयक कभी समाप्त नहीं होता है। उसमें फिर राष्ट्रपति क्या करेगा, अपना मुहर, क्या कहते हैं, अपने सिग्नेचर कर देगा, मुहर लगा देगा। उसके बाद उसको क्या होता है, उसके बाद भी कोई विधेयक नहीं बनता, उसको एक सरकारी गजट होता है, यानी कि सरकारी गजट हम समझ लें, एक रजिस्टर टाइप का मान लेते हैं, उसमें क्या किया जाता है, उसको विधेयक को अंकित किया जाता है, उसी के बाद क्या होता है, वह विधेयक लागू हो जाता है, ठीक हो गया, समझ गए होंगे। फिर उसके बाद है, दोनों सदनों द्वारा पारित और राष्ट्रपति के पास क्या हो, विचाराधीन हो तो समाप्त नहीं होगा, ठीक हो गया। मतलब दोनों सदनों ने यहाँ पर पास कर, क्योंकि संयुक्त बैठक में हमने देखा है कि संयुक्त बैठक में भी दोनों सदनों ने पास किया होगा संयुक्त रूप से, तो उसके बाद संयुक्त बैठक के बाद आता है कि दोनों सदनों ने उसको पास कर दिया है और राष्ट्रपति के पास विचाराधीन है, तो भी वह विधेयक समाप्त नहीं होता है, ठीक हो गया। अब उसमें यह राष्ट्रपति के बाद शक्ति है कि वह अपना पॉकेट वीटो का प्रयोग करके वह उस विधेयक को अपने जेब में रख सकता है। जैसे 1986 में, कब, 1986 में एक विधेयक आया था, कौन सा विधेयक, डाक संशोधन विधेयक, कब, 1986 में आया था। तो उस समय पे जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, इनके द्वारा क्या किया गया था, इसी पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था, यानी कि इस जो क्या कहते हैं, भारतीय डाक संशोधन जो विधेयक था, इस विधेयक को अपने पॉकेट में मतलब सुरक्षित कर लिया। इसमें ना तो हाँ उत्तर दिया राष्ट्रपति ने, ना दिया, मतलब ना लौटाया, ना उसमें सिग्नेचर किए, वह वैसे ही क्या हो गया था, फिर समाप्त हो गया था। तो ये होता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो, कितने प्रकार के वीटो हैं, वह वीटो मैंने सारे पढ़ाए हुए हैं, राष्ट्रपति वाले वीडियो जो होगी उसमें देख लीजिएगा। फिर उसके बाद बात आती है, दोनों सदनों द्वारा पारित
राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया है समाप्त नहीं होगा। ठीक हो गया, यानी कि दोनों सदनों के द्वारा पारित हो गया था, लेकिन राष्ट्रपति ने क्या किया है, पुनर्विचार के लिए लौटाया है। अब क्या होगा, लोकसभा विघटित हो गई है और राज्यसभा में यह जाएगा। अब लोकसभा का इंतजार कब तक किया जाएगा, जब नई क्या होगी, नई लोकसभा का गठन होगा, फिर उसमें क्या किया जाएगा, उसको भेजा जाएगा। फिर उसके बाद अब पता नहीं, फिर उसके बाद अगर वो चाहेगी तो उसको पास कर देगी, नहीं तो वहीं पे क्या कर देंगे, उसको खारिज कर देंगे। तो ये थे क्या कि जब सरकार क्या हो जाती है, लोकसभा भंग हो जाती है, तो जो उसके विधेयक होते हैं उन विधेयकों का क्या होता है, इसके बारे में हमने देखा था। अब बात आती है संसद में जो मतदान होता है विधेयकों के लिए संबंध में या कोई प्रस्ताव से संबंधित, तो वो किस प्रकार से होता है देख लेते हैं हम इसको। तो संसद में मतदान, यानी कि संसद बोले तो चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों में ही एक ही प्रकार के इसमें होते हैं। ठीक हो गया, मतलब सेम जैसे लोकसभा में होते हैं सेम वैसे ही उसमें भी होते हैं। तो देख लेते हैं, सभी मामलों में सदन में या दोनों सदनों में, ठीक हो गया, यानी कि या संयुक्त बैठक हो सकती है या किसी एक सदन में हो सकती है, में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पीठासीन अधिकारी के अलावा, ठीक हो गया, यानी कि पहले अपना पीठासीन जो अधिकारी होता है, या लोकसभा अध्यक्ष हो या राज्यसभा अध्यक्ष हो, वह कभी भी पहले मत नहीं देता है। तो निर्णय लिया जाता है संविधान में उल्लेख कुछ विशिष्ट मामलों को हटाकर आदि में प्रभावित अथवा विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है, नहीं ना कि सामान्य बहुमत की। ठीक हो गया, यानी कि ऐसे बहुमत की में क्या हो सकता है, ऐसे बहुमत में संयुक्त बैठक होती है जिसमें सामान्य बहुमत की ज़रूरत होती है। अब विशेष बहुमत की जब ज़रूरत होगी उसके लिए अलग अलग क्या होने चाहिए, अलग अलग सदनों में इसको पास किया जाता है। ठीक हो गया, तो जो मतदान जब होता है संसद के किसी भी सदन में किसी भी प्रस्ताव के लिए मतदान होता है, तो कैसे होता है कि जो सदन होंगे उसमें मतदान की प्रक्रिया शुरू होती है। अब मतदान हो गया, बराबर की स्थिति आ गई। ठीक हो गया, जब बराबर हो जाते हैं दोनों मतदान जब होते हैं, पक्ष और विपक्ष में जो मतदान है, मतदान पक्ष और विपक्ष के बराबर हो गए, तो बराबर होने की स्थिति में क्या हो जाता है कि लास्ट में फिर अपना निर्णायक मत कौन देता है, जो स्पीकर आगे बैठा होता है, या लोकसभा का हो सकता है अध्यक्ष हो या राज्यसभा का सभापति हो, वह अपना मत देगा। तो वह मत फिर क्या हो जाता है, निर्णायक मत हो जाता है। अब जो मतदान की प्रक्रिया हो गया, आप लोगों ने देखा होगा कि जब सदन की कार्रवाई चल रही होती है, आगे से स्पीकर बोलता है तो कहता है कि जो पक्ष में है वो हाँ बोलिए या यस बोलिए, जो विपक्ष में है वो ना बोलिए या नो बोलिए। इस प्रकार से क्या कहते हैं उसमें रहता है। या फिर अगर यस नो से भी ना निकले तो कहते हैं कि अगर जो उसको कभी कभी बोलते हैं जो इसके पक्ष में है तो हाथ खड़ा कीजिए, जो इसके पक्ष में नहीं है तो वो हाथ खड़ा नहीं कीजिए। या फिर कभी कभार अगर गिनती में दिक्कत हो जाती है तो कह देते हैं कि एक कोरम बनाया जाता है अलग से, मतलब एक कोई स्थान चुना जाता है तो कहा जाता है कि जो यस के उसमें फेवर में है इस साइड आ जाएं या वो आ जाएं। तो इस प्रकार से आपने देखी होगी कार्रवाई उसमें चलती है। तो इस आधार पर सामान्य रूप से जब बहुमत हो रहा होता है तो ऐसी प्रक्रिया में ऐसा ही होता है। ठीक हो गया। और विशेष बहुमत जहां पर होता है, विशेष बहुमत कैसा होता है, 2/3, यानी कि कुल सदस्यों का 2/3 जब वोट आपको प्राप्त होंगे उसी को कहा जाता है विशेष बहुमत। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं अब विशेष बहुमत के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है राष्ट्रपति वाले में। ठीक हो गया। जब राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया होती है तब विशेष बहुमत आपको लाना होता है, यानी कि 2/3 सदस्य होने होते हैं। महाभियोग वाले चैप्टर को आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने जो विशेष बहुमत है उसको अच्छे से समझाया हुआ है। तो इसको समझ गए होंगे जो मतदान होता है वो कैसे होता है, और इसमें जो निर्णायक मत होता है वो किसका होता है, आगे जो स्पीकर बैठा होता है उसका क्या होता है, निर्णायक मत होता है। और संसद की कार्यवाही किसी अनाधिकृत मतदान या भागीदारी या इसकी सदस्य में किसी रिक्त के बावजूद भी वैध होती है। मतलब सदन में जैसे कार्रवाई चल रही होती है, सदन में सामान्य बहुमत अगर आपको प्रक्रिया चल रही है या विशेष बहुमत की भी अगर प्रक्रिया चल रही है, तो कुछ लोग उसमें से ऐसा तो है नहीं कि सदन में रोज सभी जितने के जितने हैं, जैसे क्या कहते हैं लोकसभा है, अब लोकसभा में 545 के हैं सदस्य। अब जरूरी तो नहीं है कि लोग 545 रोज के हैं उपस्थित रहे, कुछ लोग तो उसमें क्या अनुपस्थित भी रहते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया में भी जब मतदान होता है तो उसको क्या माना जाता है, वैध माना जाता है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं भाषा। अब संसद की जो भाषा है वह कैसी रहती है, तो संविधान में हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों की कार्यवाही ही
दोनों में ही कार्रवाई की जाती है, यानी कि दोनों को ही क्या किया जाता है, भाषा घोषित की गई है, यानी कि किया गया है। हालांकि पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने का भी क्या दे सकता है, अधिकार देता है। ठीक हो गया। आप लोगों ने देखा होगा जैसे साउथ साइड के कुछ लोग होते हैं, ठीक हो गया, तो वह अपने भाषा में बोलते हैं। जैसे नागालैंड या मिजोरम इस साइड के लोग होते हैं, वह अपनी भाषा में वहाँ से बोलते हैं। जैसे तमिलनाडु के तमिल भाषा में बोलते हैं, कन्नड़ भाषा, ठीक हो गया। तो इस प्रकार से ये लोग सदन में बोल सकते हैं। यह अधिकार कौन देता है उनको, जो पीठासीन अधिकारी आगे बैठा हो। लोकसभा हो तो लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा हो तो राज्यसभा का सभापति उसको क्या देता है, अधिकार देता है। और दोनों ही सदनों में समांतर रूप से अनुवाद की व्यवस्था है। ठीक हो गया। यानी कि दोनों सदनों में इस जो अपनी मातृभाषा में बात करते हैं तो उसके अनुवाद की भी इसमें व्यवस्था है। यानी कि उनके देख लिया होगा आपने, कानों में लगा रहता है बड़ा बड़ा क्या कहते हैं, माइक जैसा, उसके द्वारा उसको क्या ट्रांसलेट हो जाता है। ठीक हो गया। अनुवाद की व्यवस्था रहती है। तथापि यह व्यवस्था की गई है कि संविधान लागू होने की तारीख, ठीक हो गया, जिस दिन संविधान लागू हुआ था, ठीक हो गया, पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। और संविधान हमारा बन करके कब हो गया था, 26 नवंबर 1949 को। ये आप सभी जानते हैं। तो तब जब संविधान लागू हुआ था तब कहा गया था जो अंग्रेजी भाषा है उसको सिर्फ और सिर्फ 15 वर्ष के लिए ही रखा जाएगा। उसके बाद इसको क्या किया जाएगा, स्वतः ही यह क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। कहा गया था कि 15 वर्ष के लिए ही रखा जाएगा। तो 15 वर्ष के बाद अगर इसमें बात चर्चा नहीं होती तो स्वतः ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती। परंतु 1965 में यह तिथि कब तक के लिए थी, 1950 से 1965 में इसका समाप्त हो जाना था। ठीक हो गया। लेकिन 1963 में क्या होता है कि राजभाषा अधिनियम आता है, जिसमें हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को भी निरंतर अनुवाद की भाषा, इनकी निरंतर चलने के लिए अनुमति दे दी गई। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हिंदी मतलब अधिकतर लोग भारत में हिंदी बोलते हैं, लेकिन हिंदी जो साउथ साइड आपने देखा होगा वहाँ के लोगों को हिंदी भाषा नहीं आती है। जैसे नागालैंड है, वहाँ की जो राज्य भाषा है, ठीक हो गया, राज्य की जो भाषा है वहाँ की इंग्लिश है, अंग्रेजी है, तो वहाँ के लोग हिंदी तो कम ही जानेंगे। तो ऐसी स्थिति में कहा गया, क्योंकि ज़्यादा लोग हिंदी नहीं जान पा रहे थे, नीचे जैसे साउथ साइड के कुछ लोग नहीं जान पा रहे थे, तो उनके द्वारा प्रस्ताव लाया गया कि भाई जो अंग्रेजी है इसको निरंतर रखा जाए, आगे चलाया जाए। इसी कारण से बहुभाषी होने के कारण जो हिंदी है इसको आज तक भारत में राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया है। ठीक हो गया। जो हिंदी है, हिंदी को कभी भी पूछता है ना, बड़े बड़े एग्जामों में पूछ देता है या इंटरव्यू में पूछ देता है, जो हिंदी है हमारी राष्ट्रभाषा कब बनी, या क्या हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी हो सकती है, नहीं हो सकती, इस प्रकार से सवाल पूछता है। तो हिंदी कभी भी राष्ट्रभाषा हो ही नहीं सकती है। कारण ये है कि यहाँ पर बहुभाषी लोग रहते हैं। ठीक हो गया। बहुभाषी हैं, तो अगर किसी एक भाषा को अगर यहाँ पर विशेषता दी जाती है तो यहाँ पर फिर क्या हो जाते हैं, आंदोलन होने शुरू हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, इसीलिए हमारे संविधान में जो हिंदी है इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। किसका, राजभाषा का। ठीक हो गया। राजभाषा का दिया गया है, ना कि राष्ट्रभाषा का। ठीक हो गया। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे को जो है वो अगली नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और ताकि आप लोगों को आसानी से नोटिफिकेशन मिल सके, इसके लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो कुछ टाइम हम ऐसे ही देखते हैं, फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट मतलब अगले महीने से हम देखेंगे कि हो सके तो प्रॉपर हम बोर्ड के माध्यम से आपको समझाना शुरू कर दें, क्योंकि इसमें थोड़ी प्रॉब्लम भी आ रही है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।